हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, आज भीष्मा सीरीज के अंदर हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तबीयत आज मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊंगा। अगर इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो जेई एडवांस के पर्पज से ये मान के चलिए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर साल आता ही आता है, लेकिन एक क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, और जितना इस चैप्टर की लेंथ है, जितना इस चैप्टर में कंटेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी एक इलेबोरेट चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, तो जिनको आज हम देखेंगे। कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल की हेल्प से उन कॉन्सेप्ट्स को भी और बेटर समझेंगे। ठीक है, चलो यार, तो दो पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को तोड़ रखा है, फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, हर सवाल को सॉल्व करने से पहले उसको खुद से वीडियो को पॉज करके सवाल को सॉल्व जरूर करने की कोशिश करें और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। चलिए यार, तो मुझे लगता है कि आपने सवाल अभी ट्राई जरूर किया होगा। सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है ये? एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, कंटेन्स वाटर। ठीक है, एक ओपन एंडेड यू ट्यूब है, इसमें ओपन क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी की डेंसिटी दे रखी है 10⁻³ kg किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलो, इनिशियली द वाटर लेवल स्टैंड्स एट 0.29 मीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। तो स्टार्टिंग में ही बोल रहा है कि पानी का जो लेवल है वो 0.29 मीटर पर है। ये जेई एडवांस 2020 का सवाल है। ठीक है, केरोसिन ऑयल, अ वाटर इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब is added to the left arm until its length is 0.1 meter as shown in the scheme. ठीक है, the ratio of H1 upon H2 of the heights of liquid in the two arms is H1 ये है, H2 ये है, 0.1 ये है, 0.29 ये है। ठीक है, अब जरा देखिएगा इस सवाल में क्या बोल रहा है और इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो लेट अस से, अगर मैंने कहा कि अरे क्या हुआ भाई, चलो ये रहा। ठीक है, लेट अस से ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इस तरीके का यूट्यूब था। अब जरा नोटिस कीजिएगा, इस यूट्यूब में पहले क्या था, इसने बोल रखा था कुछ पानी भरा हुआ है। तो इस यूट्यूब में मैं दोनों एंड्स में यहाँ पर पानी भर देता हूँ। लेट अस से मैंने यहाँ पर पानी भरा, सेम हाइट पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और वो हाइट इसने दे रखी है 0.29 मीटर्स, ये हाइट है। ठीक है, तो 0.29 मीटर यहाँ पर इस पानी की यहाँ पर हाइट दे रखी है। चलो ठीक है, इस तरीके से 0.29 मीटर हाइट दे रखी है, यही बोला है 0.29 मीटर हाइट है। पानी की डेंसिटी सबको पता ही है। 0.1 मीटर अब यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, जब मैं इस कंटेनर के अंदर, अभी ये इनिशियल कंडीशन है, जब मैं इस कंटेनर के अंदर किसी एक साइड में कुछ भी लिक्विड डाल देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने किसी एक साइड में कोई लिक्विड भरा है यहाँ पर, ठीक है, और जो भी मैंने लिक्विड भरा होगा, अब क्या होगा, लिक्विड के डालने की वजह से यहां पर कुछ प्रेशर डिफरेंस आएगा। ठीक है, पहले क्या था, सेम हाइट पर प्रेशर बिल्कुल सेम था। हमें पता है एक कंटिन्यूअस लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, ठीक है, प्रेशर कैसा रहता है, सेम रहता है। तो अब इस लिक्विड के डालने की वजह से, इस लिक्विड के ऊपर मतलब केरोसिन डालने की वजह से क्या अंतर आएगा। ठीक है,
चल भाई, तो नोटिस करना पहले यहां पर दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर था। अब जब आपने इस लिक्विड को डाला है तो ये लिक्विड क्या होगा, ये वाला कुछ हाइट आपकी x डिस्टेंस नीचे जाएगी, तो ये कुछ आपका x डिस्टेंस नीचे चला गया। अब जितनी हाइट ये नीचे जाएगा उतनी ही हाइट ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर मैंने कहा कि यहां से x डिस्टेंस ये नीचे गया है, ओरिजिनल लेवल से ये भी क्या होगा, x डिस्टेंस ही ऊपर जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो लिक्विड था ये आपका कितना था, ये 0.1 मीटर था। ठीक है, तो एक, और ये आपका यहां पर लिक्विड देखा। ठीक है, तो ओरिजिनल क्या था 0.29 मीटर, ये आपने क्या डाला है 0.1 मीटर, ये वाली डिस्टेंस है 0.1 मीटर। ठीक है, अब जरा देखना, ये अगर 0.29 था, ये x चला गया, तो यहां पर अब जरा देखो, मैंने कहा यार ये डिस्टेंस और ये, मैंने कहा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या रहता है, सेम होता है। तो मैं ये दोनों, इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। इन दोनों ही पॉइंट्स पर प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहां का प्रेशर क्या होगा, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं नाम दे देता हूं A और B। तो प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी। बेसिकली समझिएगा क्या हो रहा है, पहले यहां पर पानी भरा हुआ था तो दोनों जगह पानी का लेवल बिल्कुल सेम था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मैंने केरोसिन डाला है एक कंटेनर में एक साइड पर, तो ये वाला जो लेवल है ये यहाँ पे कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये नीचे जाएगा तो ये वाला लेवल क्या होगा, ये ऊपर उठेगा। ठीक है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर उठेगा। तो मैंने कहा अगर ये x नीचे गया तो ये x ऊपर उठ गया। अब जरा देखिएगा इन दोनों के लेवल में डिफरेंस कितना है। तो यहां पर प्रेशर कितना है, यहां का प्रेशर है P0 प्लस रो GH, तो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जो डेंसिटी ऑफ केरोसिन G इंटू 0.1 मीटर इज इक्वल्स टू, अब ये कितना ऊपर उठा है 2x, x और ये x। ठीक है, तो ओरिजिनल यहां से 2x ऊपर है। ठीक है, तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बी P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू 2x। P0 से P0 खत्म हो गया, डेंसिटी ऑफ केरोसिन है 800, G से G खत्म हो ही चुका है। ठीक है, H है 0.1 और ये है डेंसिटी ऑफ पानी 1000 इंटू 2x। ठीक है, तो ये हो गया 80, एक जीरो खत्म कर दूं यहाँ पे, तो 8 इज इक्वल्स टू 200x। x की वैल्यू आ गई आपकी 8/200 यानी कि 4/100, 0.04 मीटर्स। इतना ये नीचे जाएगा और इतना ये ऊपर आएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ हाइट H1 अपॉन H2। ठीक है, तो ये निकाल रहा है H1 और H2 का रेशियो। अब जरा देखिएगा H1 कितना होगा, ये टोटल हाइट, तो 0.1 तो ये है, और ये वाली हाइट क्या है, मुझे इसने बोला है कि ये वाली टोटल हाइट को आप H1 मानिए, ये वाली टोटल हाइट। अगर मुझे ये टोटल हाइट को H1 मानना है तो H1 क्या होगा 0.1 प्लस ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट क्या है, मैंने कहा यार टोटल हाइट पहले कितनी थी 0.29, इसमें से x नीचे गया तो ये क्या हो गया 0.29 माइनस x, और ये वाली क्या हो जाएगी H2, तो ये कितनी हो जाएगी 0.29 प्लस x। ठीक है, तो H1 अपॉन H2, H1 कितना हो गया 0.1 प्लस 0.29 माइनस x डिवाइडेड बाई 0.29 प्लस x, तो 0.39 माइनस 0.04, 0.29 प्लस 0.04, तो ये कितना हो गया 0.35, और ये हो गया 0.33, तो आंसर आ गया 35/33। ये रेशियो आ गया। ठीक है, 35/33 ऑप्शन बी। क्लियर है।
चल यार, तो सवाल में लॉजिक क्या लगाना था, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक नॉन एक्सेलरेटिंग कंटिन्यूअस लिक्विड में प्रेशर सेम रहता है। ठीक है, चल भाई अगला सवाल देखना यार, यहां पर क्या बोला हुआ है, इसको सॉल्व करो। तो इस सवाल में देखिएगा, बोल रहा है अ सिलिंड्रिकल ट्यूब विथ इट्स बेस एज शोन इन फिगर। एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, जिसका बेस जो है इस तरीके का है। अब इज फिल्ड विथ वाटर, इट इज मूविंग डाउन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए अलोंग फिक्स इंक्लाइन प्लेन। ये जो है ए एक्सेलरेशन से यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है, फिक्स इंक्लाइन प्लेन है। अच्छा, एक्सेलरेशन मुझे यहाँ से पता चल गया ए है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, विथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। P1 एंड P2 आर द प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड 2, इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर दे रखा है P1 और P2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लोकेटेड एट बेस ऑफ द ट्यूब, ठीक है। बीटा दिया है P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, वेयर रो इज डेंसिटी, डी इज द इनर डायमीटर ऑफ ट्यूब and g is acceleration due to gravity. Which of the following statements are correct? So this is one or more than one options may be correct. तो इस केस में एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा क्या बोल रहा है, बीटा will be equals to 0 when a is equals to g by root 2. Beta is greater than 0 when a is g by root 2. Beta is equals to this when a is equals to g by 2. Beta is equals to 1 by root 2 when, आगे का स्टेटमेंट यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। खैर, हम पहले तीन ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या इसमें से सही है और क्या इसमें से गलत है। बेसिकली मुझे अलग अलग एक्सेलरेशन के लिए इन दोनों के बीच में प्रेशर, बीटा का मतलब क्या, P1 माइनस P2, रो जी डी तो आपका हमेशा ही सेम ही रहेगा, ठीक है। P1 माइनस P2 निकालना है अलग अलग एक्सेलरेशन के लिए, यही कहानी बची अब, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये डायग्राम दोबारा से यहाँ पर आपको बना लेता हूँ और फिर हम इसको एनालाइज करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, होगा क्या यहाँ पर। तो अब जरा देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं ट्यूब बना लेता हूँ, और मैं काफी बड़ा ट्यूब आपके सामने दिखा रहा हूं, रीजन बीइंग सो दैट हम चीजों को बहुत क्लियरली अंतर समझ पाए, ठीक है। अब देखना यार, ये जो लिक्विड है कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। ये ट्यूब जो है ए एक्सेलरेशन से जा रही थी। अगर ट्यूब आपकी ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है तो सबसे पहले ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है। मैंने कहा चीजें, हमने जब भी किसी भी ट्यूब के अंदर प्रेशर वगैरह की बात करी है, हम हमेशा क्या करते हैं, हम ट्यूब को रोकते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस ट्यूब में जो भी लिक्विड फिल्ड था, इस ट्यूब में जो भी लिक्विड फिल्ड था, सबसे पहले मैं इसको रोक देता हूं। तो अगर ये ट्यूब आपकी यहां नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही थी, तो रोकने के लिए आपको पीछे की तरफ क्या देना पड़ेगा, ए एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ आपने ए एक्सेलरेशन दिया, अब ट्यूब रुक चुकी है, ठीक है। इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब क्या हो जाएगा, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जी था, ठीक है, जी नीचे की तरफ था। दूसरा एक्सेलरेशन अब क्या मिला है, अब आपके पास दूसरा एक्सेलरेशन है इस साइड में, ठीक है, और वो क्या है, ए है। जिस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे। सबसे पहला केस क्या बोल रहा है, अगर जी की वैल्यू ए की वैल्यू जी बाई रूट 2 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बाई रूट 2 के बराबर हो जाता है तो क्या होने वाला है। मैंने कहा यार, अगर ए की वैल्यू जी बाई रूट 2 के बराबर हो गई तो नेट एक्सेलरेशन कहां जाएगा, जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचेगा, आपका लिक्विड का सरफेस उसी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लिक्विड का सरफेस उसी के परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी देगा। मतलब क्या, वो आपको ऐसे सरफेस बता देगा जहां पर प्रेशर कैसा रहता है, सेम रहता है। तो मैंने कहा अगर ए जी बाई रूट 2 है, ये आपका जी है,
तो एक काम करता हूं, मैं इस g के 2 टुकड़े करता हूं, ठीक है, ग्रेविटी के मैं यहां पर 2 टुकड़े कर रहा हूं, तो g का कॉस थीटा, g का साइन थीटा। अच्छी चीज क्या है, 45 डिग्री दे रखा है, तो 45 डिग्री पर g साइन थीटा और g कॉस थीटा बराबर है। अब नोटिस कीजिएगा, जैसे ही मैंने g के 2 टुकड़े कर दिए, अब ये g हटा दूं, ठीक है, अब जरा देखिएगा g/√2 और g/√2 खत्म हो गया। आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये स्यूडो फोर्स लगाया है, ठीक है, बेसिकली कंटेनर जो था वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है, तो मुझे चीजें एनालाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, तो मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेनर को रोक दिया। कंटेनर को रोकने के लिए जितना भी एक्सेलरेशन दूंगा, सारी दुनिया को वही एक्सेलरेशन दूंगा। तो पीछे की तरफ ए दिया, तो यहां पर भी ए दिया, हर जगह लिक्विड को भी ए दिया, सबको ए दिया। तो अब जरा देखना इस लिक्विड को क्या लगेगा कि एक तो नीचे जी था, दूसरा पीछे की तरफ एक और एक्सेलरेशन चल रहा है मेरा, ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन कहां हो गया, नेट एक्सेलरेशन इधर आ गया। अब जरा देखना, अगर कोई लिक्विड ऐसा है, ठीक है, तो ग्रेविटी कहां रहती है, ग्रेविटी नीचे रहती है। लिक्विड का सरफेस हमेशा नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होता है। अगर लिक्विड इस तरीके से ए भी है और आगे ए से जाता, ठीक है, तो लिक्विड का सरफेस क्या होता है, याद है, हम इसको रोकते थे, पीछे ए दे देते थे, तो लिक्विड का सरफेस इस तरीके का हो जाता है, कुछ ऐसा। ये क्या होता है, ये इसके नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे इस वाली लाइन के अलोंग, प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे यार, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता था, तो अगर मैंने कहा एक्सेलरेशन इधर है तो इसका परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा, तो इसके लिए नया इक्विप प्रेशर वाला जो सरफेस है वो ये हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, इसने सवाल में क्या बोला है, कौन कौन सा प्रेशर निकालना है, 1 और 2। अगर मैंने कहा ये वाला पॉइंट मेरा पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, नेट एक्सेलरेशन g/√2 इधर है जो कि परपेंडिकुलर बचा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इफ g फॉर a इज इक्वल्स टू g/√2, प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ 2। सीधा सीधा लिख सकता हूं। क्यों लिख पा रहा हूं ऐसा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो गया। अगर ये दोनों तो आपस में कट गए, ये दोनों अगर आपस में कट गए तो नेट एक्सेलरेशन इधर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर कैसा रहेगा, सेम होगा। तो बीटा क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 था, ये 0 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बीटा इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू g/√2। अब अगर पहला सही है तो दूसरा तो गड़बड़ हो ही गया, ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा है। अब दूसरा क्या चेक करना है, जब a की वैल्यू g/√2 हो, ठीक है, जब एक्सेलरेशन g/√2 हो तब कितना प्रेशर आएगा, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। चल यार, तो अगला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो अगले पार्ट में मैं, अब ये तो समझ में आ रहा है कि कटेगा नहीं, ठीक है, चल तो क्या करूं, 1 और 2, g/2 के 2 टुकड़े कर देता हूं। तो g/2 का cos 45, सॉरी ये है ना g/2, ये g/√2 की जगह g/2 हो गया है अगले पार्ट में, है ना। तो सेकंड में क्या कर रहा हूं मैं, a इज इक्वल्स टू g/2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो जब मैंने a इक्वल्स टू g/2 किया तो ये अब नहीं कटने वाला ठीक है। अब जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इन दोनों के, अच्छा मैंने कहा यार अगर, अब लॉजिक देखिएगा, अगर लेटस से ये आपका लिक्विड है, ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इसके अलोंग जाने में अगर मैं h हाइट पर जाता हूं नीचे तो प्रेशर कितना चेंज आता है, रो जी एच, यही प्रेशर में चेंज आता है। मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर बढ़ता है। कितना बढ़ता है, रो जी एच प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यार ये g/√2 तो इस डायरेक्शन में है, यानी कि नीचे की तरफ जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जाऊंगा, यहां से जैसे यहां तक, अगर मैं इस तरीके से होता हुआ आता यहां से यहां पर, तो डेफिनेट सी बात है g/√2 की वजह से प्रेशर क्या होता, इंक्रीज होता, ठीक है। लेकिन मुझे इस डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मुझे तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में g/2 है, नीचे की ओर g/√2 है,
g/√2 बड़ा हो गया है, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1, ये आपका 2, ठीक है, और यहां पर आपका लिक्विड भरा हुआ है, यहां तक आपका लिक्विड भरा हुआ है। तो अब नेट एक्सेलरेशन क्या बचा, सबसे पहले तो मैं नेट एक्सेलरेशन निकालता हूं। तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g/√2 माइनस g/2। इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आ गया। अगर इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आ गया तो इसका मतलब है कि 1 वाला प्रेशर ज्यादा होगा, 2 का प्रेशर कम होगा। मैं इसी को थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहां पर और दिखा रहा हूं, ठीक है, सो दैट बाकी चीजों का डिस्ट्रैक्शन ना रहे। क्या बचेगा, अब देखो इसको तो मुझे लेने की ध्यान देने की जरूरत है नहीं है, तो इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इस पर मेरा कोई फोकस नहीं गया। मेरा ध्यान क्या था, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, g/√2, इस डायरेक्शन में a क्या था, g/2, क्योंकि इसने a दिया था g/2 सेकंड में, तो मैंने कहा g/2 और g/√2 बड़ा है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ी हो गई, तो g/√2 माइनस, तो नेट एक्सेलरेशन क्या बचा इस डायरेक्शन में, ये बचा। अब इधर की तरफ जाने पर तो मैंने कहा P1 या डेल्टा P1 माइनस P2 किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू नेट एक्सेलरेशन, रो ए इंटू जो भी इसकी डिस्टेंस L है, इस बार ये डिस्टेंस L लेनी पड़ेगी, तो रो ए इंटू L टाइप का कुछ हो जाएगा, है ना, यही होगा। अब जरा देखिएगा, रो तो पानी की डेंसिटी है, ए क्या है, g/√2 माइनस g/2, और ये L कितना हो जाएगा यार, ये L निकालना, ये L क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, अगर ये L निकालना है तो मैंने कहा यार अगर ये डायमीटर D दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल जरा देखना क्या है, ये एंगल भी तो 45 डिग्री है भैया। जब ये एंगल 45, तो ये एंगल यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी तो 45 ही बनेगा, ठीक है। अब बताना L का cos 45, L का cos 45 किसके बराबर होगा, D के, बड़ा हाइपोटेनस का cos थीटा, ठीक है, तो L क्या हो गया, d√2, छाप दो, ठीक है। हमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, रो g d√2, 1/√2 माइनस 1/2, तो √2 LCM आ जाएगा, यहां पर क्या बनेगा, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रो जी डी, ये खत्म हो गया, ठीक है, आंसर आ गया √2 माइनस 1/√2, बीटा की वैल्यू √2 माइनस 1/√2, ऑप्शन सी भी सही आया, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया बस इसको, ठीक है। ऑप्शन डी अब पता नहीं, शायद ये मेरे ख्याल से शायद सेम ही होगा, इसी के लिए होगा, ठीक है, तो नहीं होगा फिर ये, चलो। तो लॉजिक क्लियर है, जब भी लिक्विड का कोई भी कंटेनर एक्सेलरेट करता है तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, स्यूडो फोर्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, जो भी चीज लिक्विड मूव कर रहा है, जो भी कंटेनर मूव कर रहा है, उसको आप रोक दीजिए और फिर उसके फ्रेम में आप सवालों को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चल अगला न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, सॉल्व कीजिए इसको। चल भाई, तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 500 मिलीमीटर, एक सिलेंड्रिकल वेसल है 500 मिलीमीटर का, हैज एन ऑरिफिस, यानी कि एक छोटा सा होल है एट इट्स बॉटम, ऑरिफिस इज इनिशियली क्लोज्ड एंड वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट कैपिटल एच। इनिशियली आपका जो ऑरिफिस है वो बंद है, यहां पर हमने कैपिटल एच तक हाइट भर दिया है। नाउ द टॉप इज कंप्लीटली सील्ड एंड कैप्ड, ठीक है, सील्ड विथ अ कैप। हाँ, सिलेंड्रिकल वेसल है 500 मिलीमीटर का, ठीक है, हाइट है और छोटा सा बॉटम में होल है, और फिर इसको इनिशियली क्लोज कर दिया, पानी को फिल किया एच हाइट तक, ठीक है। इसके बाद हमने इसको पलट दिया है विद द कैप, ठीक है, विद द कैप एंड ऑरिफिस एट द बॉटम इज ओपन, ठीक है। नाउ द सिलेंडर इज, नाउ टॉप इज कंप्लीटली सील्ड विद द कैप एंड ऑरिफिस इज ओपन, ठीक है। Some water comes out from the orifice and water level in the vessel becomes steady with the height of water column being 200 मिलीमीटर। तो 200 मिलीमीटर की हाइट वाटर कॉलम की रह जा रही है फाइनली,
ठीक है। फाइंड द फॉल इन हाइट ऑफ वाटर लेवल ड्यू टू ओपनिंग ऑफ ऑरिफिस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लेना है, 1 × 10⁻⁵ है ये, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर सेम है, जी है, ये निगलेक्ट इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सवाल देखिएगा कुछ ऐसा है कि आपके पास यहां पर एक कोई इस तरीके का एक कंटेनर है, ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में आपने क्या किया, h हाइट तक पानी को फिल कर दिया। नीचे एक होल था, आपने पहले होल को बंद किया, आपने होल को बंद करने के बाद क्या किया है, यहां पर h हाइट तक पानी को फिल कर दिया है। द वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट कैपिटल H। सवाल में यही बोला है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है 500 मिलीमीटर का, इसके अंदर नीचे एक छोटा सा ऑरिफिस यानी कि छोटा सा होल है। इनिशियली इस होल को क्लोज किया है और पानी को फिल किया है अप टू हाइट H। नाउ द टॉप इज सील्ड एंड द ऑरिफिस इज ओपन्ड। अब हमने क्या किया, इस ऊपर वाले टॉप को भी सील कर दिया, इसको बंद कर दिया बिल्कुल, ठीक है। और यहां से जो होल था, इस ऑरिफिस को हमने नीचे से ओपन कर दिया, ठीक है, इस तरीके से ओपन कर दिया। अब जरा देखिएगा यहां से क्या होगा, जैसे ही आपने होल को ओपन किया है तो यहां से कुछ पानी निकलने लगेगा, ठीक है। तो इसने बोला कि हाँ कुछ पानी निकल रहा है, जैसे इसने ओपन किया है ऑरिफिस एंड ठीक है is opened, some of the water comes out from the orifice and water level becomes steady at the height of water column being 200 मिलीमीटर। तो इनिशियली ये h हाइट थी, अब यहां से कुछ पानी निकला, तो पानी निकलने के बाद, पानी के निकलने के बाद ये जो हाइट है 200 मिलीमीटर पर जाकर के ये रुक गया। पहले हाइट कितनी थी इसकी, 500 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर वाटर कॉलम की हाइट है, ठीक है। ये टोटल हाइट आपको दे रखी है 500 मिलीमीटर, ये पूरे कंटेनर की हाइट है, ठीक है। चल भाई, तो ये कहानी है, और अब यहां पे कोई भी पानी नीचे नहीं निकल रहा, ठीक है। अब कोई पानी नीचे नहीं टपक रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जैसे यहां पर अभी क्या था, यहां पर अभी तो इसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यहां पर 1 atm प्रेशर था, और यहां पर क्या था, यहां पर भी 1 atm था। तो पानी की वजह से प्रेशर आएगा, पानी कुछ बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे ही ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहां जो प्रेशर है वो 1 atm से कुछ कम हो जाएगा। यहां पर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो इस पानी के कॉलम के वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस पानी के कॉलम के वेट को बैलेंस कर रहा है। अब मैंने कहा इसको कैसे सॉल्व करूं, मैंने कहा सिंपल सी चीज है, यहाँ का प्रेशर P, ठीक है, और यहाँ की हाइट क्या है 200, P प्लस रो जी एच बढ़ने पर क्या हो जाएगा, 200 हो जाना चाहिए, वापस से P नॉट। तो P प्लस पानी की डेंसिटी 10⁻³ G10, हाइट दे रखी है 200 मिलीमीटर, 10⁻³ 10⁵, ठीक है। 3 2 5 1 6, 6 में से 3 गया तो 2 × 10⁻³ 10⁵ P, ठीक है। अब यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, मैंने कहा ये हाइट H है और ये अगर 200 है तो ये हाइट 300 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मान लेता हूं, तो वॉल्यूम बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो P1 V1 = P2 V2। इनिशियल प्रेशर क्या है, P नॉट है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, अगर ये 500 है, 500 माइनस H। मैं एरिया नहीं ले रहा हूं क्योंकि एरिया दोनों जगह से कट जाएगा, इसका A यहाँ पे इंटू A, यहाँ पे भी इंटू A। यहाँ का प्रेशर क्या है, P निकालना है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर 300 है, ठीक है। यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वो भी कट जाएगी। तो P कितना आ जाएगा, P = 10⁵ डिवाइडेड बाई 300 इंटू 500 माइनस H, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁵ 500 माइनस H। शायद मुझे इस क्वेश्चन में H ही निकालना होगा। फाइंड द फॉल इन हाइट ऑफ वाटर लेवल
ड्यू टू, अच्छा फाइन फॉल इन हाइट पूछा है, कितना हाइट निकल कम हुई, तो पहले 200 h निकाल लूँ, फिर उसमें से h में से 200 माइनस करना पड़ेगा, तो ये फॉल इन हाइट निकल के आएगी। ठीक है, तो p ये आ गया, p की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू, p कितना है 1/3 इंटू 10⁻³ इंटू 500 माइनस h प्लस 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 10⁵। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁵ 5/3 इंटू 10⁵ माइनस 10⁻³ h/3 प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 10⁵। अब जो भी होगा यहाँ पे आपका h आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्यूशन आपको कर लीजिएगा। अगर h आ गया तो h के बाद क्या निकालना है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर विल बी h माइनस 200। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर आपकी हाइट निकल आएगी, हाइट में से माइनस कर दूंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चल यार, तो क्या बोल रहा है, अ थिन यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल क्लोज्ड एट बोथ एंड्स इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, इट इज फ्लोटिंग वर्टिकली इन वाटर, हाफ सबमर्ज्ड इन स्टेट। ठीक है, इफ रो सी इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द शेल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, देन करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेल है, इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, इसको हमने पार्शियली फिल किया हुआ है पानी से, तो सिलेंड्रिकल शेल है, इस शेल को मैंने कुछ पानी से पार्शियली फिल किया हुआ है, तो इसके अंदर लेटस से यहाँ तक मैंने पानी फिल कर रखा है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, इट इज फ्लोटिंग वर्टिकली इन वाटर इन हाफ सबमर्ज्ड स्टेट, पानी में आधी डूबी हुई है ये, इट इज फ्लोटिंग इन हाफ सबमर्ज्ड स्टेट। ठीक है, चल भाई, इफ रो सी इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ शेल, ठीक है, रो सी क्या है, शेल के मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी है ना। ठीक है, रो सी क्या है यहां पर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ शेल का मटेरियल, चले यार कंटेनर का डेंसिटी है, देन करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट शेल इज मोर देन हाफ फिल्ड इफ रो सी इज लेस देन 0.5। अच्छा, अगर ये आधा डूबा हुआ है, देख मैं सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा इसकी डेंसिटी आधी है। ठीक है, मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि जितना इसका mg है नीचे की तरफ, उतना ही इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट होगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं mg इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। ठीक है, mg कितना होगा, तो मैंने कहा यार mg एक तो लिक्विड बॉडी का वेट होगा, तो बॉडी का वेट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ कंटेनर इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, प्लस इसके अंदर का जो लिक्विड था डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, अब आधा डूबा हुआ है, ठीक है, आधा डूबा हुआ है मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये है, ठीक है, यूनिफॉर्म थिन यूनिफॉर्म शेल है, ठीक है, मोर देन हाफ फिल्ड इज इतना, लेस देन हाफ फिल्ड इज रो सी इज लेस देन 5, तो मुझे बेसिकली अब ये देखना पड़ेगा, लेटस इसका एरिया ए है, हाइट h है। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम बोलता हूँ, कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आधा है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बाई 2 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं लिखूंगा कि वॉल्यूम कंटेनर का नहीं है, अभी फिलहाल बस mg लिख देता हूँ, mg नहीं, फिर उसका डेंसिटी यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ कंटेनर इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ मटीरियल। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, मटीरियल का वॉल्यूम है। चल, तो जी से जी तो खत्म हो ही गया,
अब यहाँ पर क्या है, आधा डूबा हुआ है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि अगर रोसी की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वाटर क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर रिलेटिव डेंसिटी ये है, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट शेल इज मोर देन हाफ फिल्ड इफ रोसी इज लेस देन 0.5, ठीक है। शेल कितना भरा होगा, बस मुझे ये देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को देखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेनर के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये तो 1 ही मान लूँ क्योंकि सब जगह रिलेटिव डेंसिटी बोली है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 1 हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बाई 2 माइनस डेंसिटी ऑफ दिस इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। डेंसिटी इसकी, अब इसने बोला है कि अगर ये 0.5 मोर देन हाफ फील्ड इफ रोसी इज लेस देन 0.5, अगर ये 0.5 होता तो क्या होता, पहले देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये 0.5 होता और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल 0 ही होता, ऑलमोस्ट थिन बोला है, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, इसको इस तरीके से ना करके अगर ऐसे किया जाए, क्योंकि मैं बार बार वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ वाटर देख रहा हूँ, ठीक है। पानी का जो डिस्प्लेस किया होगा लेटस से वो पूरा का पूरा अंदर का वॉल्यूम है, और ये हो जाएगा बाहर का वॉल्यूम, ठीक है। रोसी इज द रिलेटिव डेंसिटी, मोर देन हाफ फील्ड इफ रोसी इज लेस देन 0.5, मोर देन हाफ फील्ड इफ रोसी इज मोर देन 1। अगर इसकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा है तो ठीक है, इट इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, हाफ सबमर्ज्ड स्टेट में है। मुझे एरिया से लेना पड़ेगा क्या, अगर मैं बड़ा एरिया बोल दूं कैपिटल ए है और छोटा एरिया बोल दूं स्मॉल ए है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, स्मॉल ए इंटू कैपिटल एच, स्मॉल एच, कोई हाइट हो गई, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बाई 2, कैपिटल ए कैपिटल एच बाई 2, ठीक है, माइनस डेंसिटी ऑफ कंटेनर इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हो जाएगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इनटू कैपिटल एच, ये हो जाएगा। अगर रो जो आपका है चल एक काम करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे ना करके एक काम करते देख, ठीक है, वॉल्यूम मुझे पता है, अगर इसका टोटल वॉल्यूम, अच्छा ये दोनों एंड से बंद है, ठीक है, अगर दोनों एंड से बंद है तो टोटल वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम ऑफ वाटर मुझे पता है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इसका रिलेशन निकालता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यहाँ तक बिल्कुल सही किया है, कंटेनर का वॉल्यूम जो है किसके बराबर होगा, कंटेनर का वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटीरियल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस लेटेस्ट से मैंने कोई एक नया टर्म बोल देता हूँ वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे जो हवा है इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसको उड़ा देता हूँ, ये मुझे किसी काम का नहीं लग रहा क्योंकि फिर स्मॉल ए कैपिटल ए दो एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहे हैं। चल ठीक है, तो मैं इसके बराबर मान लेता हूं, इसकी वैल्यू यहां छाप देता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर बाई 2 माइनस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉरी 2 क्यों, ये तो डेंसिटी है ना, ये तो मैंने वेरीफाई किया ही नहीं है, तो उसको 0.2 क्यों ले रहा हूँ, तो माइनस डेंसिटी ऑफ कंटेनर इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो
वॉल्यूम ऑफ वाटर इधर आ जाएगा तो ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई 2, वॉल्यूम ऑफ मटीरियल बाई 2 माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसको मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ मटीरियल 1/2 माइनस डेंसिटी ऑफ कंटेनर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर बाई 2, ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बन जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ मटीरियल 1 माइनस 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ कंटेनर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर बाई 2, ठीक है। कुछ ये आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, मैंने सही किया। यहाँ पे mg जो था, mg क्या है, डेंसिटी ऑफ कंटेनर इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, और प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बाई 2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 हो गया, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ पर है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बाई 2, ठीक है, माइनस रो सी इंटू वॉल्यूम ऑफ मटीरियल, ठीक है। यहाँ तक सही किया। इसके बाद तो मैंने कहानी सेम की है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मुझे निकालना था, इसको भी इधर ले आया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई 2 बन गया, ये हो गया। अब ज़रा देखिएगा, अगर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है मोर देन हाफ फिल्ड इफ रो सी इज लेस देन 0.5। अगर रो सी की वैल्यू ये 0.5 से छोटी हो जाती है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ कंटेनर इज लेस देन 0.5, इस केस में ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटीरियल, ठीक है, प्लस 1 माइनस अगर ये मैंने कहा ये हाफ फिल्ड होता तो क्या, तो कितना हो जाता, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल 1 माइनस रो सी 2 टाइम्स रो सी, है ना। तो अगर मैंने कहा अगर डेंसिटी जो है 0.5 से कम है, 0.5 से कम हो गई तो ये मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा वो 1 से छोटा हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्लस वी ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर ये 0.5 होता, एग्जैक्ट 0.5 होता तो कितना होता, अगर ये एग्जैक्ट 0.5 होता तो ये 0 वी ए बाई 2 हो जाता, ठीक है। इफ़ रो सी इज इक्वल्स टू 0.5 तो ये हो जाता वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर बाई 2। अगर रो सी की वैल्यू 0.5 से कम है तो ये जो हो जाता वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ एयर बाई 2 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर मोर देन हाफ फिल्ड, आधे से ज़्यादा भरा होगा, अगर डेंसिटी जो है इसकी कम है, ठीक है, अगर आपका कंटेनर की डेंसिटी कम है तो लिक्विड को आधे से ज़्यादा भरना ही पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो आंसर तो मुझे यही सही लग रहा है। इसको अगर मैं मैथमेटिकली और प्रूव कर दूँ तो और मज़ा आ जाएगा। तो मेरे पास ये था mg इक्विलिब्रियम बना दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर प्लस ठीक है, ये भी सही किया है, और रो सी इंटू वॉल्यूम ऑफ मटीरियल, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं रो सी इंटू वॉल्यूम ऑफ मटीरियल 1/2, कैलकुलेशन सही करिए, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बाई 2 माइनस रो सी, ठीक है, ये सही किया है, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर बाई 2, ये सही है। यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई 2, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इसके बराबर है इन तीनों के समीशन के, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम कंटेनर का सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अगर डेंसिटी कम है तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कम हो तो रो ए और वी एम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्लस एयर, सही तो है। अगर ये डेंसिटी कम होगी तो ये वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जानी है, ठीक है। अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये टोटल वैल्यू बढ़ गई तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, तो आंसर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। चल अगला सवाल देखिएगा भाई, क्या बोल रहा है ये, तो बोला हुआ है अ वुडन ब्लॉक विथ अ कॉइन प्लेस्ड एट टॉप फ्लोट्स इन वाटर एज शोन इन फिगर। एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ पर कॉइन रखा हुआ है, ठीक है,
डिस्टेंस L एंड H आर शोन इन फिगर। L आपका ये है, H ये है। आफ्टर सम टाइम कॉइन फॉल्स इनटू द वाटर, कुछ टाइम के बाद क्या है आपका ये जो कॉइन है इसको पानी में गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो जब भी, अच्छा कॉइन डिसॉल्व तो होता नहीं है पानी में, तो अगर ये गिरा देगा तो देखिए यहां पर इसका mg कम हो गया तो अपथ्रस्ट कम हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L विल रिड्यूस, तो L आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और सिंस ओवरऑल, अब जरा देखिएगा, जब ये कॉइन है, कॉइन कहां जाकर के रुकेगा, कॉइन आपका बॉटम पर जाकर के रुकेगा। अगर कॉइन बॉटम पर जाकर के रुक रहा है तो पानी का जो ओवरऑल अपथ्रस्ट है कम हो जाएगा, पानी का ओवरऑल अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, सिंपल सा रीजन है, पहले पानी को पूरा कंटेनर, इसका भी वॉल्यूम देखना था, इसका भी mg बैलेंस करना था, दोनों का वेट बैलेंस करना था। जब ये नीचे जाकर के यहां रुकेगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन और इसके वेट को बैलेंस करने लगेगा, तो क्या होगा, पानी को सिर्फ इस बॉक्स का वेट बैलेंस करना है और थोड़ा बहुत इसका वेट बैलेंस करना होगा, तो ओवरऑल अपथ्रस्ट क्या हो गया, कम हो गया। अगर अपथ्रस्ट कम हो गया तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड भी कम हो गया, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कम हो गया तो H भी कम होगा, तो H और L दोनों डिक्रीज होंगे। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी, बोथ H एंड L विल डिक्रीज, ठीक है। चल यार अगला सवाल देखना भाई, क्या बोल रहा है यहां पर, तो बोला हुआ है वेसल कंटेन्स ऑयल, ठीक है, ओवर मरकरी, ठीक है। एक वेसल है जिसके पास ऑयल है जिसके अंदर, और इसके मरकरी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। होमोजीनस स्फीयर फ्लोट्स हाफ इट्स वॉल्यूम इनर्स्ड इन मरकरी एंड अदर हाफ इन ऑयल, ठीक है। तो एक होमोजीनस स्फीयर है, लेट अस से ये हमारा स्फीयर है, ये स्फीयर आधा तो मरकरी में डूबा हुआ है और दूसरा आधा जो पोर्शन है वो इस ऑयल में डूबा हुआ है। ऑयल की डेंसिटी दे रखी है 0.8, मरकरी की डेंसिटी दे रखी है 13.6। अब क्या बताना है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इसकी डेंसिटी निकालनी है, इसकी लेटर से मैं सिग्मा बोल देता हूं, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसका जो भी mg होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो अपथ्रस्ट 1 u1 और u2 इन दोनों का अपथ्रस्ट मिलकर के बैलेंस करेगा, ठीक है। तो mg इज इक्वल्स टू दोनों का अपथ्रस्ट, ठीक है। mg कितना होता है, सिग्मा इसकी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, या आप चाहो तो टोटल वॉल्यूम v/2 लिख दे, टोटल वॉल्यूम v लिख देता हूं, v इंटू जी। अब अपथ्रस्ट u1 कितना होगा, तो इसने कितना अपथ्रस्ट लगाया, तो कोई भी लिक्विड उतना ही अपथ्रस्ट लगाता है जितना वॉल्यूम उस लिक्विड का डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो इसका ऊपर हाफ का डिस्प्लेस हो रहा है यानी कि v/2 रो इंटू v/2 इंटू जी प्लस 13.6 v/2 इंटू जी, वी जी खत्म हो गया, सिग्मा कितना आ गया, ये कितना था 0.8 था ना, तो 0.8/2 प्लस 13.6/2, 13.6 14.6 14.2/2, आंसर आ गया 7.1 कुछ आ जाएगा। फोर्टीन 14.4 होगा, 13.6 14.6 14.4, हाँ तो 7.2, ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर है, चल यार अगला सवाल देखना भाई, सॉल्व करो इसको। वन और मोर देन वन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहां पर, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी रो इज अटैच्ड टू वन ऑफ द मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k, ठीक है। द अदर end of the spring is connected to another solid sphere of radius r density 3 रो, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है रेडियस r डेंसिटी रो, इसको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, दूसरा एंड जो है स्प्रिंग का वो एक दूसरे सॉलिड स्फीयर से कनेक्ट किया है जिसकी डेंसिटी 3 रो है। द कंप्लीट अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। ये कंप्लीट अरेंजमेंट कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करने हैं। तो जरा देखिएगा, अगर मैंने कहा मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर ये रहा, ठीक है, दूसरा सॉलिड स्फीयर ये है, इन दोनों ही सॉलिड स्फीयर्स को
हमने एक स्प्रिंग से आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी 3 रो है, और इस पूरे अरेंजमेंट को मैं 2 रो के लिक्विड में डालता हूं और इक्विलिब्रियम में ये पहुंच रहा है। इसने साफ साफ बोला है द एंटायर अरेंजमेंट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो पहली चीज आपको क्या बताना है, इलोंगेशन कितना हो रहा है, क्या ऊपर वाला स्फीयर जो है वो पार्शियली सबमर्ज्ड है या कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो अभी मुझे बस ये नहीं पता कि ये ऊपर पार्शियली है, ये ऐसा तो नहीं कि यहीं तक है, सिर्फ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से सोचते हैं, इक्विलिब्रियम में है ये बात तय है, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जितना भी mg लगेगा, इसका जितना भी mg लगेगा वो कौन बैलेंस करेगा, अपथ्रस्ट बैलेंस करेगा। एक यहां पे आएगा, एक यहां पर आएगा, u1 u2 बोल दूं, ठीक है। तो सिस्टम के बारे में बात कर लेता हूं मैं, सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो m1 प्लस m2g इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2, ठीक है। m1g कितना है, 3 रो इंटू vg प्लस रो इंटू vg, ठीक है। 3 रो vg, रो vg, ठीक है। m1 इंटू m2 इंटू g इज इक्वल्स टू u1, इसका तो सेम वही रहेगा, 2 रो v इंटू जी, प्लस इसका अपथ्रस्ट क्या रहेगा, तो मुझे नहीं पता कितना डूबा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा 2 रो इंटू वी डैश इंटू जी, कितना फ्रैक्शन डूबा है मुझे थोड़ी पता चल रहा है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेता हूं इसको, कितना हो जाएगा, 4 रो वी जी इज इक्वल्स टू 2 रो वी जी, ठीक है, 2 रो v प्लस वी डैश इंटू जी, ठीक है। अब जरा देखो, 2 रो से रो खत्म हो गया, जी से जी खत्म हो गया, ये हो गया 2, तो 2v इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बना, v प्लस वी डैश, तो v डैश कितना आ गया, v आ गया, v डैश v के बराबर है, v क्या है, v इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो आधा डूबा हुआ है, ये किसके, ये इसका वॉल्यूम डिस्प्लेस किसके बराबर है, v के बराबर है, तो ये पूरा डूबा हुआ होगा, ठीक है। तो स्फीयर, लाइट स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, लाइट जो स्फीयर है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या निकालना है, इलोंगेशन बताना है। मैंने कहा अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट अपथ्रस्ट क्या होना चाहिए, सॉरी नेट फोर्स 0 होना चाहिए दोनों ही बॉडीज पर। तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, ये स्प्रिंग यहां पर एक फोर्स लगाएगी kx, ठीक है। तो अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करूं तो kx और अपथ्रस्ट u1 दोनों मिलकर के m1g के बराबर होंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेता हूं, kx प्लस अपथ्रस्ट क्या होगा, 2 रो vg इज इक्वल्स टू m1g क्या है, 3 रो vg, तो kx की वैल्यू रो vg के बराबर आ गई। x कितना हो जाएगा, रो vg बाई के, वॉल्यूम रख दूं रो 4/3 पाई आर क्यूब g बाई के, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी बाई के, ठीक है। ये ऑप्शन ए आंसर दिख गया, क्लियर है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको डायग्राम बनाना था और इस सवाल को सोचना था। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन में लैंग्वेज में गड़बड़ है, डायग्राम में हमने इसको वर्टिकल माना हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता था हॉरिजॉन्टल मान लेता, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले केसेस में इक्विलिब्रियम बन ही नहीं सकता था, ठीक है। सोचना ज़रा, अगर इसको हॉरिजॉन्टल रखने की कोशिश भी करता तो ये पहले ये डूब जाता, एट द एंड यही सिनेरियो बनता, तो गड़बड़ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर डायग्राम में लैंग्वेज देता तो ज़्यादा बेटर होता। चलिए अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चल सॉल्व कर लिया। अब देख यार यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कंसिडर अ थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन अ विस्कस लिक्विड ऑफ लार्ज टैंक। एक पतली सी स्क्वायर प्लेट है, ये फ्लोट कर रही है एक बड़े से टैंक में, ठीक है। द
हाइट ऑफ द लिक्विड इन टैंक इज मच लेस देन विड्थ ऑफ द टैंक। हाइट बहुत कम है, विड्थ बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसा टैंक है, टैंक की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, टैंक की जो गहराई है वो काफी कम है। ठीक है, द फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट वेलोसिटी म्यू नॉट। फ्लोटिंग प्लेट को हॉरिजॉन्टली पुल किया है म्यू नॉट वेलोसिटी से। विस्कस लिक्विड है, इसका मतलब हमें यहाँ पर विस्कस फोर्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसा है कि एक हमारे पास एक फ्लोटिंग प्लेट है, इस प्लेट को मैंने म्यू नॉट वेलोसिटी से यहां पर पुल किया है और नीचे जो है यहां पर लिक्विड है विच इज अ विस्कस लिक्विड, और इसने बोल रखा है कि विस्कस लिक्विड के केस में नीचे का जो सरफेस है इट इज वेरी क्लोज एज कंपेयर टू विड्थ ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ऑप्शन में, तो बोला हुआ है द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। अगर ये हाइट h है, ये क्या करेगा, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, तो विस्कस फोर्स क्या होता है, ईटा ए वी बाई डी, या जो भी है आप h लिख दो। ठीक है, अब v की जगह म्यू लिख दूं। अब जरा देखिएगा, जितना ज्यादा जितना कम h होगा सॉरी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है तो बेसिकली बोलने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट चलो यार यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं। बोला हुआ है द रेसिस्टिव फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, बिल्कुल सही बात है, रेसिस्टिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, एरिया पर तो डिपेंड कर रहा है यार। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एरिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, द टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इंक्रीजेज विथ म्यू नॉट, टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर। अच्छा एक बात बताना, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, बेसिकली जितना ये यहाँ पर लगाएगा फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जैसे जैसे म्यू नॉट बढ़ता जाएगा आपका फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, तो ये बात भी सही है। टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेट इज वेरीज लीनियरली विद द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। हाँ ईटा ए, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर ईटा बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, यानी फ्रिक्शन बढ़ेगा, इस पर फ्रिक्शन बढ़ेगा, इस पर भी फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चल भाई सॉल्व करें सवाल को। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोला हुआ है अ ट्रेन विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, एक एस ट्रेन का क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इज मूविंग विथ स्पीड वी इनसाइड अ लॉन्ग टनल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस नॉट। ठीक है, एस नॉट जो है वो 4s के बराबर है। ठीक है ये एस टी होगा फिर, चलो एस नॉट जो है वो क्या है, 4s के बराबर है। एज्यूम दैट ऑलमोस्ट ऑल द एयर डेंसिटी रो है इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन फ्लोज बैक बिटवीन इट्स साइड्स एंड वॉल्स ऑफ द टनल। ठीक है, ऑल्सो द एयर फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन इज स्टेडी एंड लेमिनर, तो एयर फ्लो स्टेडी और लेमिनर है। टेक द एम्बियंट प्रेशर एंड दैट इनसाइड द ट्रेन टू बी पी नॉट, ये प्रेशर पी नॉट मानना है। ठीक है, if the pressure in the region between the sides of the train and tunnel of the wall is P, then P naught minus P is equals to 7/2n rho V square, the value of capital N is। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल कुछ ऐसा है कि आपके पास एक कोई ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन इस तरीके से एक टनल के अंदर जा रही है। अगर आपकी ट्रेन इस तरीके से टनल के अंदर जा रही है और टनल का जो डायामीटर है या टनल का जो एरिया है वो कितना दिया है, 4s दिया है। टनल का एरिया है 4s, ट्रेन का एरिया है s, और ये जा रही है v स्पीड से, तो सामने से जितनी भी हवा थी वो कहाँ जाएगी, वो इसके साइड से होती हुई निकल रही है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, अगर मैं साइड से होती हुई निकल रही है और एयर का फ्लो कैसा माना है, डेंसिटी कांस्टेंट बोल रखी है, स्ट्रीमलाइन फ्लो मानना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एरिया क्या हो गया है, ये एरिया कम हो गया है। अगर यहाँ पर एरिया कम हो गया है तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन को मैंने क्या किया, रोकने के लिए पीछे v स्पीड दिया,
तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में एयर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने ट्रेन को रोक दिया। अब अगर ट्रेन रुक गई है तो ट्रेन को कैसा लगेगा कि हवा सामने से कितने से आ रही है, v स्पीड से आ रही है। अच्छा, फिर यहां पर एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है, तो स्पीड बदल जाएगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती है a1v1 यानी कि 4s इंटू वी इज इक्वल्स टू a2v2 यानी कि 3s इंटू वी फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 4v/3, यानी कि यहां पर हवा की जो वेलोसिटी है वो इससे बढ़कर के कितनी हो गई है, 4v/3 हो गई है। अच्छा, अब एक बात बताना, अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर एयर की वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, एयर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या करूं, प्रेशर निकाल लूं। प्रेशर निकालना है, इसमें मुझे बर्नौलीज थ्योरम लगा करके मुझे क्या निकालना था, सवाल में मुझे P1 माइनस P निकालना था, प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर का डिफरेंस यहां से निकल आएगा, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है, बर्नौलीज थ्योरम बोलती है यहां का प्रेशर एनर्जी, यहां पर प्रेशर क्या है, P0 प्लस यहां की काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v स्क्वायर। मैं पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। या ऐसे बोल दो, अगर कुछ एयर ऊपर गई है तो कुछ नीचे भी तो गई है, तो ओवरऑल कोई चेंज आया नहीं। या एक्चुअली में तो हवा ऐसे जा रही है और ये जो ये बेसिकली टॉप व्यू है, ठीक है। मतलब अगर ट्रेन ऐसे जा रही है तो इस तरीके से हवा बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी में ऊपर नीचे नहीं जा रही है, इसीलिए कोई चेंज नहीं आया। तो P यहां का प्रेशर है प्लस हाफ रो 4v/3 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, P0 माइनस P हाफ रो 4v मतलब 16/9 माइनस 1, तो हाफ रो v स्क्वायर 7/9, तो ये आ गया 7/18 कुछ आ गया, ठीक है। 7/18 रो v स्क्वायर, ये क्या बोल रहा है, 7/18 रो v स्क्वायर, 7/2n, 7/2n इज इक्वल्स टू 7/18, n की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई है, n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है, चलिए यार अगला सवाल देखिएगा, सॉल्व कीजिए इसे। चल भाई, तो देखिएगा क्या बोल रहा है सवाल में। कंसीडर टू सॉलिड स्फीयर्स P एंड Q, दो सॉलिड स्फीयर्स मान लीजिएगा P एंड Q, ईच ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों की सेम डेंसिटी है और दोनों के डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम करता हूं, दो सॉलिड स्फीयर बना देता हूं, 1 2, ठीक है। पहले का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, रेडियस हो गई 0.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो जाएगी 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि मैंने डायमीटर की जगह रेडियस रख दी, तो 0.5 0.25। डेंसिटी दोनों की सेम है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या बोला है, स्फीयर P इज ड्रॉप्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कोई लिक्विड में डाला है, एंड विस्कोसिटी ईटा पॉइजोलीज 3 पॉइजोलीज, ठीक है। स्फीयर Q इज ड्रॉप्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड विस्कोसिटी 2 पॉइजोलीज, ठीक है। द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ P एंड Q इज, आपको टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, दोनों को अलग अलग लिक्विड में डाला हुआ है, इसको हमने एक अलग लिक्विड में डाला है और इसको हमने एक अलग दूसरे ही लिक्विड में डाला है। तो दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी अगर Vp बोल दूं, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी Vq बोल दूं, उसका रेशियो निकालना है। अब सवाल सॉल्व करने से पहले अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 gr² अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो, ठीक है। ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो टर्मिनल वेलोसिटी P की क्या हो जाएगी, 2/9 g
आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो से कट जाएगी। लिक्विड का विस्कोसिटी क्या है 3 पॉइंट, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 3। अब इसकी डेंसिटी कितनी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, माइनस सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ठीक है, P इज डम्प्ड इन लिक्विड 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी जो डेंसिटी है इट इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो विस्कोसिटी है वो है 3, इसकी जो डेंसिटी है वो है शायद 1.6, है ना, 1.6 और विस्कोसिटी है 2, तो इसकी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ईटा की वैल्यू है 3 की जगह 2, ठीक है। तो अब मैंने कहा 8 माइनस 0.8 सिग्मा माइनस रो। अब ऐसे ही क्यू की वेलोसिटी निकाल दूं 2/9 जी आर स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर बाई ईटा 8 माइनस 1.6, ठीक है। जो भी आएगा रेशियो ले लीजिएगा, मेजर चीजें तो आपकी कटी जाएंगी, ठीक है। अब क्या बचा 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2 3, 0.25 इंटू 0.25 ऐसे ही कर देता हूँ, ये हो जाएगा 7.2 और ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7 और 6.4, ठीक है। आई थिंक काटा पीटी भी करोगे तो जल्दी हो जाना चाहिए। 0.25 से 0.25 ख़त्म हो गया है, ठीक है, और 7 2 9 3 दूनी 6 चौक 12 2.4 और ये हो गया 3.2, तो 2.4 3.2 इंटू 0.25 को मैं 1/4 यानी कि इंटू 4 कर देता हूँ, ठीक है। 8 3 24 8 चौक 32 4 से 4 खत्म, आंसर 3 आ गया, ठीक है। 3 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चल भाई सॉल्व कर अगला सवाल। चल, तो क्या बोल रहा है सवाल में, बोला हुआ है सवाल अच्छा है। अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ द ट्रंकेटेड शेप, ट्रंकेटेड शेप है मतलब एक कोनिकल शेप है, फनल टाइप का, ठीक है, ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन विथ एन एपेक्स एंगल अल्फा, ये एपेक्स एंगल अल्फा है, सो दैट इट्स टू एंड्स हैव क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियस के क्रॉस सेक्शन है। When dipped in water vertically, water rises to a height small h, water h height तक rise करता है, where the radius of cross section is b, क्रॉस सेक्शन का रेडियस क्या है यहाँ पर b है, ठीक है। इफ द सरफेस टेंशन s है, डेंसिटी रो है, कॉन्टैक्ट एंगल विद द इज थीटा, ग्लास कॉन्टैक्ट एंगल थीटा दिया है, द वैल्यू ऑफ h विल बी, बेसिकली इस सवाल में हमें कैपिलरी राइज निकालना है, लेकिन ट्यूब जो है वो एक ट्रंकेटेड फनल के शेप में है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको यहां पर दिखाता हूं। अगर आपका ये ट्यूब है, ठीक है, जो कैपिलरी है, इस तरीके की आपकी कुछ कैपिलरी है। अब जरा देखिएगा, यहां पर जो भी लिक्विड होगा, लिक्विड कुछ इस शेप में है, लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट इसने बोल रखा है मुझे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, थीटा है। यहां इस लिक्विड का ये एंगल इससे कितना है, थीटा है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये आपका लिक्विड का टॉप वाला एंड दिखा रहा हूं मैं, इसका रेडियस दिया हुआ है यहां पर b है और इसके अंदर पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और ये हाइट आपको h निकालनी है जो कैपिलरी राइज है। मेनिस्कस को हम हमेशा से इग्नोर करते आ रहे हैं तो अभी भी वही करेंगे, और इसका एंगल शायद बोला है कि अल्फा है, एपेक्स एंगल अल्फा है। एपेक्स एंगल का मतलब होता है कि ये जो फनल है कोनिकल, ये एंगल बना रहा है अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। अब जरा देखिएगा, मैंने कहा यार इस पूरे लिक्विड का जो वेट है, इस पूरे लिक्विड का जो mg है वो कौन झेल रहा होगा, पूरे लिक्विड का mg जो होगा वो यहां पर लगने वाले सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट झेल रहा होगा,
क्या ये बात समझ में आ रही है? सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल और पता चल जाए तो मैं एक काम करता हूं, देखना भाई, यहां से मैं इसको आधा तोड़ देता हूं, तो आधा क्या हो गया? अल्फा बाई 2। ये एंगल अल्फा बाई 2 हो गया, तो ये एंगल भी अल्फा बाई 2 हो गया। तो टी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी का कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। और ऐसा पूरे उस पे लगेगा तो 2 पाई आर, तो 2 पाई बी। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। मुझे ऊपर की ओर फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स विल बी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ क्या हो गई? 2 पाई आर इनटू सरफेस टेंशन, तो 2 पाई बी इनटू इसका सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट। ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल्स टू mg। अच्छा, अब आइडियली यहां पर हमें क्या लेना चाहिए था? इस कोनिकल शेप का वॉल्यूम लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये कैपिलरी इतनी छोटी है कि इसमें ऑलमोस्ट पैरेलल ही मान सकता हूं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे mg निकालने के लिए? मैंने कहा ये हो जाएगा डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिख दूं? पाई बी स्क्वायर इनटू एच इनटू, ठीक है। रो वी जी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इनटू जी, ठीक है। अब वॉल्यूम मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दिया है। एक्चुअली में मुझे फ्रस्टम का लिखना चाहिए था 1/3, लेकिन कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। रीजन बीइंग, जब आप यहां पर सारे ऑप्शन देखोगे सबका फ्रंट पार्ट सेम है, इसका मतलब वो सिर्फ सिलेंडर मान करके ही सॉल्व करवाना चाह रहा है, ठीक है। और वैसे भी नीचे से फिर फ्रस्टम टूटा हुआ था तो वो भी माइनस करना पड़ता, और ये इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल था। तो ये क्या हो गया? 2 पाई बी टी, सरफेस टेंशन को शायद इसने एस बोला है, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, पाई से पाई खत्म हो गया, एक बी से एक बी खत्म हो गया। हमें क्या निकालना है? कैपिलरी राइज, तो 2s कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई रो बी जी, ठीक है। तो रो बी जी थीटा प्लस अल्फा बाई 2, आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? तो सवाल अच्छा था आपको। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि सर आप इतनी जल्दी न्यूमेरिकल को किस तरीके से कर रहे हैं, और सर ये हमारे दिमाग में तो चमका ही नहीं। देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है, हर बार जब आपके सामने कोई नया सवाल आता है तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं कई बार इस सवाल को देख चुका हूं, इसीलिए मेरी थॉट प्रोसेस तेज है। आप पहली बार देखोगे तो आपको नेचुरल है कि वो टाइम लगेगा, ठीक है। जेईई एडवांस के पेपर में टाइम इशू नहीं होता है, ठीक है। टाइम का वहां पर लोचा ही नहीं है। क्यों? सवाल ऐसे हैं कि वो टाइम मांगेंगे ही मांगेंगे, आपको टाइम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जेईई एडवांस का कट ऑफ इतना कम रहता है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने हैं, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने हैं, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो टाइम लो लेकिन सही करो, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है यहां पर। तो बोला हुआ है अब बीकर, लो भाई पहले मैं हट जाता हूं जिनको सॉल्व करना है। अब वीडियो पॉज करके आपने, उम्मीद करता हूं, ट्राई किया होगा। सवाल बोला हुआ है एक बीकर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप टू हाइट एच। एक मिनट, कहीं उसका ऑप्टिक्स का तो नहीं है? बीकर इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दिस मेक्स वाटर, ठीक है, कर्व्ड, डिफरेंस इन हाइट, ठीक है, सेंटर इन सर्कमफेरेंस इज स्मॉल एच, as shown in figure. Take this surface to be approximately spherical with radius of curvature r. Which of the following is are correct? क्या है? r निकालना है। apparent depth of the bottom of the beaker is close to, अरे यार ऑप्टिक्स का आएगा यार, अभी नहीं लेना ऑप्टिक्स, ठीक है, मैं नहीं करवा रहा अभी ऑप्टिक्स में, इसको दोबारा लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर बिना बात को ऑप्टिक्स वाला भी पॉइंट बताना पड़ेगा, ठीक है। चल अभी नहीं ले रहे हैं इसको, हम ऑप्टिक्स में दोबारा से कंसीडर करेंगे। चल अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कर। तो क्या बोल रहा है यहां पर? बोला हुआ है सिलेंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर रेडियस इज मेड बाय जॉइनिंग टू कैपिलरीज T1 एंड T2। दो छोटी छोटी कैपिलरीज है और उन दोनों को मिला करके हमने क्या किया है? एक बड़ी कैपिलरी बनाई है, सिलेंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब ऑफ 0.2 mm रेडियस। तो रेडियस दे रखी है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है, इज मेड बाय जॉइनिंग टू कैपिलरीज T1 एंड T2, ठीक है, इन डिफरेंट मटीरियल्स हैविंग कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका एंगल 0 डिग्री है,
इसका एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पर ये उल्टा कर दिया है, तो ये 0 डिग्री हो गया है, ये 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर इन 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, केस 1 and 2 एज शोन इन फिगर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर हैं, तो ऑप्शन आप नहीं देख पाए होगे, तो अब आप ऑप्शंस देख सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्या बोला है, द करेक्शन इन हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कंटेंट इन मेनिस्कस विल बी डिफरेंट इन बोथ केसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हमारे पास दो अलग अलग ट्यूब्स हैं, हमारे पास दो अलग अलग ट्यूब्स हैं। पहली ट्यूब ये रही, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, और दूसरी ट्यूब इसके नीचे दूसरे कलर में आपको दिखाता हूं। लेटर से ये कलर है, या वाइट कर देता हूं, ठीक है, ये दूसरी ट्यूब है। इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को यहां पर क्या किया है, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को यहां पर पलट दिया गया है, ऐसा कुछ ट्यूब बना दी है। तो कॉन्फ़िगरेशन जस्ट फ्लिप कर दिया है और कुछ नहीं किया। इसने बोला है कि पहले ट्यूब में यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में जो करेक्शन आ रहा था मेनिस्कस के वेट की वजह से, वो कुछ और आया है। यहां पर करेक्शन जो आएगा वो कुछ और आएगा। मैंने कहा ये तो बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? करेक्शन ड्यू टू मेनिस्कस, पढ़ो क्या है, द करेक्शन इन हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू द वेट ऑफ वाटर कंटेंट इन मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस ये वाले, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं मेनिस्कस, ठीक है। तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं मेनिस्कस। अब जब मेनिस्कस में एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग है, जैसे यहां पर 60 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट था, यहां 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट है। सिंस एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग है, तो मेनिस्कस के अंदर जो पानी भरा होगा वो भी तो अलग अलग होगा। भैया जो यहाँ पे ये जो पानी भरा है, यहाँ पर ज्यादा पानी भरा है, इतने रीजन में पानी भरा है, आप देख पा रहे होगे, ये पूरे रीजन में पानी भरा है, जबकि यहाँ पानी इतने से रीजन में ही भरा है, ठीक है। तो पानी का वॉल्यूम भी अलग अलग होगा, तो करेक्शन जाहिर सी बात है अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉर केस 2 कैपिलरी, इफ कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर, इस वाले केस के लिए केस 2 अगर जॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम विल बी 3.75। मैंने कहा हाइट, अब जरा देखो कैपिलरी राइज होता क्या है, तो हमने कहा कि कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है 2t या 2s cos थीटा, मैं 2t से ही लिखता हूं, डिवाइडेड बाई रो जी आर, यही कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस वाले केस में 2t cos थीटा कुछ कुछ दिया हुआ है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 60 डिग्री है, ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है 0.075 है, तो 0.075 cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई पानी की डेंसिटी 10 की पावर 3 G10, और इसका रेडियस शायद दे रखा है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो 0.2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, ये 10 ऊपर जाएगा, ऊपर 10 बन जाएगा, 10 से 10 खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया, ये नीचे खत्म हो गए, cos थीटा हो गया 7/1/2, तो 75/2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। तो 0.03 37.5 मिलीमीटर कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 3.75 मिली सेंटीमीटर कुछ जाएगा। क्या 3.75 सेंटीमीटर ही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, 3.75 सही है। फॉर केस 1 इफ द जॉइंट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर अबव, हाइट ऑफ द ट्यूब विल बी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। निग्लेक्ट वेट ऑफ वाटर इन मेनिस्कस, ठीक है, वो तो हम वैसे भी निग्लेक्ट कर रहे थे। तो केस 1 के लिए, केस 1 में क्या है, केस 1 में T1 नीचे है, ठीक है। अगर देख पहले 8 सेंटीमीटर पर है, अगर 8 से ऊपर जाता तो फिर मुझे सोचना पड़ता, ठीक है। यहां पर जैसे 5 से ऊपर जाता तो सोचना पड़ता, यहां पर अगर 8 से ऊपर जाएगा तो सोचना पड़ेगा। अभी तो 7.5 ही बोल रहा है, तो 7.5 बोल रहा है तो टेंशन ही नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, 2t cos थीटा बाई रो जी आर टू 0.075 इंटू cos 0
डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 इंटू 10 इंटू आर क्या है 0.2 10 की पावर -3 ठीक है। तो आंसर आ गया 0.075 मीटर, ठीक है, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सही आंसर आया, 7.5 सेंटीमीटर ही आया, तो ये भी सही है। For case 1 is capillary joint is 5 meter above the water surface. Height of the column raised in the tube will be more than 8.75 सेंटीमीटर। अगर कैपिलरी जॉइंट 5 मीटर होता केस 1 में, 7.5 तो यहाँ जा ही रहा है, ठीक है, और इससे ऊपर जाता, ठीक है, तो क्या होता केस 1 में, नहीं 8.75 नहीं जाता, 3.75 ही होता, तो बेसिकली वो पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि पानी यहीं तक ऊपर वाला ही तो सरफेस हटा रहा है, तो ये आंसर नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ये इतना ऊपर लेकर के जाता 3.75 विल बी मोर देन बोला है, इन द रेस्ड विल बी मोर देन इतना, नहीं इससे ज़्यादा क्यों होगा 8.75, ठीक है, 5 ही तो होगा, नहीं सिर्फ यही रहेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल है, सॉल्व कीजिए इसको। चलो भाई, तो क्या दिया हुआ है सवाल में, बोला हुआ है एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग वेटलेस पिस्टन। एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, एक कंटेनर में रखा हुआ है जिसके अंदर एक वेटलेस पिस्टन है, ठीक है, विथ होल, ठीक है, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस 0.1 मिलीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है, इज डिप्ड वर्टिकली इन द लिक्विड थ्रू आउट थ्रू द एयर टाइट पिस्टन होल एज शोन इन फिगर, ठीक है, चले यार, ठीक है। The air in the container is isothermally compressed from its original volume, ठीक है, ओके, 100 with the movable piston। मुझे लग रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम 2 होगा ये, ठीक है, आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, टेक कंसिडरिंग एन आइडियल गैस, आई थिंक शायद ऐसा होगा, फ्रॉम ओरिजिनल वॉल्यूम 2, ओरिजिनल वॉल्यूम V0 से इस पे कंप्रेस किया होगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, with the movable piston considering as an ideal gas, ठीक है, considering gas as an ideal gas, अरे यार पता नहीं क्या टाइप किया है, ठीक है, the height of the liquid column in the capillary above the level is centimeters। आपको बताना है कितना हाइट होगा, बेसिकली कैपिलरी राइज बताना है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, मैं इस तरीके से इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपके पास पिस्टन है और ये आपके पास कैपिलरी है, ठीक है, यहां पर हमने ये लगा रखा है, नीचे यहां पर पानी भरा हुआ है, और ये आपका पिस्टन है। अब जरा नोटिस कीजिएगा, जब मैं इस पिस्टन को नीचे लेकर के जाऊंगा तो पिस्टन को नीचे लेकर के जाने में इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो गया है 100 V0 बाई 101, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले प्रेशर P0 V0 इजिकल्स टू फाइनल प्रेशर P इंटू V, ठीक है, क्योंकि उसने आइसोथर्मली कंप्रेशन बोला है, तो ये कितना हो जाएगा P0 V0 P इंटू तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा 101 P0 बाई 100, ठीक है। अब जो प्रेशर यहां का होगा सेम वही प्रेशर यहां का होना चाहिए, ठीक है। अब बस कैपिलरी राइज से बराबर कर दो, तो एट में यहां का प्रेशर क्या है ये है, ठीक है, इस तरीके से लेटर से मान दिया। अब जरा देखिएगा, यहां प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ B, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर कैसा है सेम है, B का तो प्रेशर पता ही है, A वाले पॉइंट का प्रेशर निकालते हैं, यहाँ का प्रेशर क्या है P0, यहाँ का क्या हो जाएगा P0 माइनस 2T बाई R, ठीक है, 2T कॉस थीटा बाई R बोल सकते हो, लेकिन माइनस 2T क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री बोल रखा है, ठीक है। यहाँ सवाल में जब देखेंगे आप नीचे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इज 0, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 तो सीधा सीधा सेमी सर्कल बन जाएगा, अदरवाइज 2T बाई स्मॉल r लेना पड़ता है इसका रेडियस, ठीक है, प्लस रो GH, तो P0 माइनस 2T बाई R प्लस रो GH इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ B का प्रेशर क्या है 100
101 पी नॉट बाई 100, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, अब एच निकालना है, रो जी एच 100 में 100 माइनस करूँगा तो पी नॉट बाई 100 बचेगा, प्लस 2t बाई आर। पी नॉट हो गया 10 की पावर 5 बाई 100 प्लस 2। टेंशन, सरफेस टेंशन कितना बोला है? सरफेस टेंशन बोला हुआ है 0.075, 0.0, इसको लिख देता हूँ 75 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई आर। रेडियस कितनी दे रखी है इसकी? 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। तो रेडियस रख देता हूँ 0.1, 10 की पावर -3, 10 की पावर 3 इंटू 10 इंटू एच, ठीक है। तो ये बन गया 10 की पावर 3, ये ख़त्म ही हो गया, और 75 इंटू 2 150, तो प्लस 1500। 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000, और ये हो गया 10 की पावर 4h, तो ये हो गया 2500 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। इतना मीटर हमें किस में निकालना है? ठीक है, सेंटीमीटर में निकालना है। तो 100 का और मल्टीप्लाई कर दूं तो कैपिटल H इज इक्वल्स टू 2500 बाई 10 की पावर 4 इंटू 100 सेंटीमीटर। आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने बोला कि यार यहाँ का प्रेशर बराबर है। ज़रा देखिएगा, ये सेमी सर्कुलर मेनिस्कस है, तो सेमी सर्कुलर मेनिस्कस में क्या होता है, कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, प्लस एच डेप्थ जाने पर ρgh प्रेशर बढ़ गया। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, आई थिंक शायद यही सवाल है, हाँ ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप ही है। चल भाई, तो जरा देखिएगा क्या बोल रहा है। ये बोला हुआ है व्हेन वाटर इज फिल्ड केयरफुली इन अ ग्लास वन कैन फिल द वाटर टू अ हाइट h अबव द रिम ऑफ ग्लास। जब मैं एक ग्लास में पानी भर रहा हूं तो h हाइट ऊपर तक पानी में भर सकता हूं ग्लास से, ठीक है। ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, टू कैलकुलेट h जस्ट बिफोर द वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग, ठीक है, मॉडल द शेप ऑफ द वाटर अबव द रिम एज अ डिस्क h ऑफ थिकनेस h हैविंग सेमी सर्कुलर एजेस। ऐसा मान लो कि जो पानी ऊपर कैसा है, सेमी सर्कुलर शेप, डिस्क के शेप में है, ठीक है। व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ दिस डिस्क, जब पानी का प्रेशर इस बॉटम पर, ठीक है, when the pressure of water at the bottom of this disk exceeds what can be withstood due to surface tension, surface tension की वजह से जितना पानी जो होल्ड कर सकता है, ठीक है, the water surface breaks near the rim and water starts to flow from there। तो यहाँ से क्या होता है, सरफेस टूट जाता है और ये पानी यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देता है। चल भाई, अब क्या बोल रहा है, ठीक है, if the density of water, its surface tension and acceleration are 10 की पावर 3, 0.07 surface acceleration दिया respectively, value of h is, आपको बताना है कितनी हाइट पर ये मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, ठीक है। चल यार, तो मैंने कहा अब एक चीज सोचना, यहां पर प्रेशर किसकी वजह से आएगा, मैंने कहा h डेप्थ की वजह से, ठीक है। तो P नॉट प्लस रो जी एच प्रेशर होगा, h डेप्थ की वजह से प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस रो जी एच, और वही प्रेशर इसको भी होल्ड करना है, इस सरफेस को। तो एक कॉनकेव साइड पर अगर यहां पर प्रेशर P नॉट है तो यहां प्रेशर कितना होगा, P नॉट से कुछ ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, P नॉट प्लस S बाई आर या T बाई आर, 2T बाई आर होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, T बाई आर। क्यों लिखेंगे T बाई आर? क्योंकि अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस, ऐसा देख, इस तरीके का सरफेस है, ठीक है, और इसकी रेडियस कुछ ऐसी है। अब जरा देख, एक रेडियस तो ये है R1, एक इसकी सरफेस की रेडियस है दूसरी वाली R2, ठीक है। सिंस R2 बहुत बड़ी रेडियस है R1 से, बहुत छोटी है, तो जिसका रेडियस सबसे ज्यादा छोटा वो क्या होगा, उसका प्रेशर ज्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है,
ऐसा क्या लग रहा है, साइड से कैसा है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस लग रहा है, क्योंकि दोनों साइड रेडियस अलग अलग है। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे इस वाले सरफेस की रेडियस बतानी है तो एक रेडियस तो ये है और दूसरी रेडियस ये वाली रेडियस है। कर्वेचर क्या है, एक तो ये वाला कर्वेचर, ऐसा वाला कर्वेचर, दूसरा कर्वेचर ये वाला, तो ये है लेट अस से r डैश बोल दूं। तो यहां का जो प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल्स टू P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस T 1/r प्लस 1/r डैश। ठीक है, अब देख, सिंस r डैश जो है बहुत बड़ा है r से, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो इट इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस T बाई R। ठीक है, तो मैंने इसीलिए रखा, P नॉट से P नॉट खत्म हो गया, रो जी एच हमें H निकालना है, T बाई रो जी R। सॉरी, क्या है 0.07। ठीक है, बाकी R कितना दिया है, हैविंग एजेस इतना। अच्छा, एक चीज R भी निकाल सकते हैं यहां से, अगर ये सेमी सर्कुलर बना रहा है, ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये वाली रेडियस R विल बी इक्वल्स टू h/2। ठीक है, तो R की वैल्यू h/2 रख दो, तो T डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 इंटू 10 इंटू h/2। तो h को उधर ले जाऊं तो h स्क्वायर 7 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2, ये 2 ऊपर गया, डिवाइड बाई 10 की पावर 4, तो 14 इंटू 10 की पावर -6 h स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ गई √14 10 की पावर -3 मीटर या फिर √14 मिलीमीटर, जो भी होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 पॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना बचेगा, 3 3 9 और डिफरेंस कितना होता है, 4 और 1 5, 5/6, 3 प्लस 5/6, 5/6 कितना हो गया, 36 7 48, 3.7 कुछ आएगा। ठीक है, 3.72 या 73 के आसपास ये आंसर लगभग आएगा। ठीक है, चल यार, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको मॉड्यूल का लेवल 3 और 4 बस ये आपको लगाना है। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। आज मेरी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाएंगे वो मैंने क्वेश्चन ज़रूर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।